दो पीपीटी में दो टॉपिक कवर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। पीपीटी में अभी शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट पीपीटी जो होगा रिगार्डिंग स्टेप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ, तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफी न्यूमेरिकल इशू डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इफेक्ट होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का रिस्क पे और रिटर्न पे। तो न्यूमेरिकल इश्यूज डिस्कस किए थे। आज जैसे वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चंस क्या रह गए थे कि सर वेट कैसे हम डिटरमाइन करें कि एक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वाई में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन अभी रह गया था। साथ ही कोरिलेशंस जो थे वो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे पोर्टफोलियो रिस्क पे, ये क्वेश्चन रह गया था। वो अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं और टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना है, तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो उसमें फर्स्ट स्टेप्स है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट। आप फर्स्ट पीपीटी पे देखिए, स्टेप्स जो है वो एक साथ दिखाए गए हैं। मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन एक साथ कौन कौन से स्टेप्स है वो बस एक बार थोड़ा सा नजर दे दीजिए उस पे। जैसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ द एसेट्स मिक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो एजुकेशन एंड पोर्टफोलियो रिवीजन एंड पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। ये सारे स्टेप्स हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि किस स्टेप में कैसे हमें क्या करना है। जैसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव का मतलब एज ए इन्वेस्टर्स जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि मुझे एक सर्टेन पीरियड बाद हम मुझे अपना ऑफिस अपना होम परचेस करना है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। मुझे कार परचेस करना है, मुझे हायर एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस करना है, अपने बच्चों की शादी के लिए कुछ पैसे एक सर्टेन पीरियड पे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अपना ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट को डिसाइड करने के लिए, तो उसको पॉइंट आउट किया गया इस पीपीटी में। जैसे कि रिटर्न रिक्वायरमेंट। अब ये रिटर्न रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है क्या आपके ऑब्जेक्टिव पे ही डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपना एक मकान परचेज करना है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको कितना अमाउंट की या एज अ रिटर्न आपको या कितना अमाउंट की जरूरत होगी, ये डिपेंड करेगा। साथ ही आपको सोचते हो कि मुझे कार परचेज करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ये रिटर्न कितने समय बाद मुझे कितना चाहिए, ये वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन और इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस, ये जो रिस्क टॉलरेंस की एबिलिटी होती है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है कि कौन इन्वेस्टर कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है। हो सकता है कि आप ज्यादा रिस्क टॉलरेट कर सको, लेकिन मैं जो हूँ वो मैं रिस्क कम टॉलरेट कर सकूं। बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर होंगे रिस्क टॉलरेंस के रिगार्डिंग। तो जब भी हम पोर्टफोलियो अपना कंस्ट्रक्ट करते हैं तो रिस्क टॉलरेंस एक फैक्टर है, उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, आपको पता होगा, हम लोग को सबको पता है कि हर जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अल्टरनेटिव्स जो है हमारे पास, सबके जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं बैंक में पैसा रखूं, बैंक में एफडी कर दूं, तो वहां कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वहां के एक्सपेक्टेड रिटर्न में कोई फ्लक्चुएशन होने के चांसेस नहीं है। मुझे पता है कि अगर बैंक में मैंने एफडी किया है और मुझे 8% का रिटर्न मुझे पता है कि उस पर मिलेगा, तो ये 8% जो है फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो वहां पे जो रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है वो जीरो है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो शेयर मार्केट में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वहां का जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न जितना मैंने सोचा है, जरूरी नहीं कि उतना ही मिले।
वो ऊपर नीचे हो सकता है, सर्टेन परसेंट से फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बैंक के एफडी के कंपेयर में और स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क जो हमारा ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया, अब पोर्टफोलियो बनाते समय आप ज्यादा अमाउंट बैंक में एफडी करते हैं और कम अमाउंट जो है वो स्टॉक मार्केट में ले जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो कम होगा। लेकिन जस्ट अगर उल्टा आप करें, मैक्सिमम आप अपने इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे और थोड़ा सा अमाउंट बैंक में एफडी कर दे, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो का रिस्क भी ज्यादा होगा। तो ये दूसरा फैक्टर था आपको ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट जो कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में मिलते हैं। तीसरा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे कैश से है, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े कितनी आसानी से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हर जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं वहां पे कैश कन्वर्जन करने के प्रोसेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहीं पे हो सकता है कि आप 1 घंटे में कैश में कन्वर्ट कर लें, कहीं ऐसा हो सकता है कि आप 1 दिन में कन्वर्ट करें, और कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको 1 महीने लग जाए उसको कैश में कन्वर्ट करने में। जैसे कि मैं अगर हम बोलूं कि अगर आपका बैंक में एफडी है, तो बैंक में आप एफडी जब आप कराते हो तो उसका एक लॉक इन पीरियड होता है, क्योंकि वो फिक्स डिपॉजिट है, लॉक इन पीरियड होगा। तो उससे पहले अगर आप कैश में कन्वर्ट कराते हैं तो हो सकता है कि पेनाल्टी लग जाए, आपको ज्यादा कैश लग जाए, और जब तक वो मेच्योर नहीं होगा तब तक आप बैंक से उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हो सकता है पेनाल्टी लग जाए। लेकिन जब हम इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड नहीं है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विटी में करते हैं तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो T+2 डे यानी ट्रेडिंग +2 डे में आपका सेटलमेंट हो जाता है, यानी 2 दिन में आपके पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में। अगर हम लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो भी पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, आपका अल्टरनेटिव हो सकता है, और आपको कैश की जरूरत है, तो हो सकता है कि जमीन बेचने में कुछ टाइम लग जाए, महीनों दिन लग सकते हैं, तो उसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे आप जब अपना इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्ट करें तो अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हुए उसमें कौन कौन से एसेट्स इंक्लूड करने हैं, ये लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए आपको। कि अगर मुझे मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि तुरंत मुझे कैश मिल जाए, इमरजेंसी फंड के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप वैसे एसेट्स को सेलेक्ट करेंगे जहां पे कि क्विकली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। तो ये तीसरा फैक्टर होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन यानी कि टाइम से यहाँ पे मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जब आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके सामने कुछ अलग ही ऑप्शंस हो सकते हैं, और इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, आप इसमें नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी मॉनेटरी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो आपके ऑप्शन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम जो है, टाइम हॉरिजॉन जो है वो शॉर्ट टर्म है, तो आप ऐसे एसेट्स को नहीं सेलेक्ट करोगे जहां पे कि लॉक इन पीरियड मिल जाए कि 2 साल बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, 3 साल बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, तो उस तरह के एसेट्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे। जैसे कि म्यूचुअल फंड के केस में आप देखिए, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पे कि लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड मतलब कि 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, तो 3 इयर्स के पहले हम उस म्यूचुअल फंड से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि शॉर्ट टर्म में आप उसको फुलफिल करना चाहते हैं, 1 साल के अंदर उसे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि 3 साल तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 साल के अंदर आपके हाथ में पैसे नहीं रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपके हाथ में कैश आ जाए, आप उसको यूज कर सके। नेक्स्ट है टैक्स। अब देखिए, ये जो टैक्स है, टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट के केस में हमें मिलता है। हम लोगों ने देखा हुआ है कि सेक्शन 80C है इनकम टैक्स में, तो 80C के अकॉर्डिंग अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे हमें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। जैसे कि आपने इंश्योरेंस ले लिया तो उस इंश्योरेंस पे जितना भी आप प्रीमियम देते हैं उस अमाउंट पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कुछ म्यूचुअल फंड्स आते हैं इस कैटेगरी में, अगर आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया है आपको उस अमाउंट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो 80C में डिफाइन की है कि अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की आपको उस अमाउंट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम अपनी इनकम को थोड़ा कंसीडर करते हुए देखते हैं कि कितना मैं वो टैक्स बेनिफिट और ले सकता हूँ। जैसे कि आज की डेट में आपको पता होगा कि 1,50,000 का अमाउंट जो है हम एटीसी के अकॉर्डिंग उस पे टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके जो कि वहाँ पे स्टेट है उसमें इंक्लूड की गई है। तो जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उस टैक्स बेनिफिट का फायदा लिया जाए, उस टैक्स बेनिफिट को लिया जाए। तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो में वैसे एसेट्स को इंक्लूड कर लेंगे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, या लॉन्ग टर्म एफडी हो गया। बैंक में भी इस तरह का ऑफर मिलते हैं लॉन्ग टर्म एफडी के केस में कि आप उस टैक्स पे आप नहीं दे पाए, मतलब कि आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे अगर उस तरह की एफडी करते हैं तो टैक्स जो है ये भी आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव ये भाई टैक्स सेविंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे एसेट्स को सेलेक्ट करेंगे जहां पे कि आपको टैक्स नहीं देना पड़े। टैक्स बेनिफिट जो है वो कई तरीके से मिलता है, जैसे कि इनिशियल टैक्स बेनिफिट। इनिशियल टैक्स बेनिफिट का मतलब जिस ईयर में आपने इन्वेस्ट किया है उसी साल वो अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तो इसको इस तरह के टैक्स बेनिफिट को हम इनिशियल टैक्स बेनिफिट करते हैं। फिर वो एक टैक्स होता है टर्मिनल टैक्स बेनिफिट। टर्मिनल टैक्स बेनिफिट का मतलब ये हो गया कि जब आपका इन्वेस्टमेंट मेच्योर होगा, आप उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे तो पूरा मेच्योर्ड अमाउंट जो होगा उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, वो भी पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। तो इसको भी आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते समय कंसिडर करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि वैसे ही एसेट्स को मैं इंक्लूड करूं अपने पोर्टफोलियो में जिसपे कि अब मुझे इनिशियल टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए और बहुत हो तो मुझे टर्मिनल टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए। कुछ ऐसे भी टैक्स बेनिफिट होते हैं जो कि मेच्योरिटी पीरियड के बीच बीच में भी मिलते हैं। बीच बीच का मतलब आप देखें, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ एलआईसी के केस में और इंश्योरेंस के केस में कि एक मनी बैक प्लान होता है। मनी बैक का प्लान का मतलब होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद वो आपको कुछ अमाउंट जो है एज ए रिटर्न देते हैं, तो मेच्योरिटी से पहले वो रिटर्न देने लगते हैं। तो वो जो रिटर्न अमाउंट होता है उस पर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे कि आपको रिटर्न की कितने की जरूरत है, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, आपको जरूरत पे वो लिक्विडिटी या कैश में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और कन्वर्ट करने पे कॉस्ट इसका कितना आएगा, टाइम कितना लगेगा, साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने के लिए आपको इतनी सारी बातों को कंसीडर करना चाहिए। तो फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करता है, सिलेक्शन ऑफ एसेट्स मिक्स। सिलेक्शन ऑफ एसेट्स मिक्स का मतलब ये हुआ कि जब आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं और इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने समय, तो आप दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ठीक है आप अपने इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे करेंगे, यानी वो कौन कौन से अल्टरनेटिव्स होंगे जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते समय कौन कौन से एसेट्स को इंक्लूड करेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन जो है वो है कैश। कैश जो है वो मोर लिक्विड एसेट्स में की कैटेगरी में आता है। फिर आता है आपका बॉन्ड, फिर आता है स्टॉक, फिर आता है रियल एस्टेट, और फिर आता है आपके मेटल्स। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब ये जो एसेट्स है ना, ये एक्चुअल में बोलूं तो मैं इसको एसेट्स क्लास बोल सकता हूँ, अलग अलग कैटेगरी है। अब इसमें भी कैश की अगर बात करूं तो कैश भी कई जगह, कैश इन हैंड आप रख सकते हैं, कैश एट बैंक रख सकते हैं। बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये केवल क्लास बताया गया है, कैटेगरी बताया गया है। इस कैटेगरी में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। जैसे मैं बोलूँ स्टॉक, तो स्टॉक में भाई इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है। इक्विटी शेयर्स में भी एक्स कंपनी का शेयर हो जाएगा, वाई कंपनी का शेयर्स हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर के केस में भी सेम थी कि एक्स कंपनी का शेयर हो जाएगा, वाई कंपनी का शेयर्स हो जाएगा। रियल एस्टेट भी कई तरह के बिल्डर्स हैं, उनके अलग अलग हो सकते हैं। मेटल्स भी कई तरीके के हो सकते हैं। तो ये जो है ना, ये केवल क्लास बताया गया है, एसेट्स क्लास बताया गया है कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अब ये जो एसेट्स मिक्स है इसको सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे एनालिसिस यहाँ पे भी आपको करने पड़ेंगे कि किस एसेट्स में कितना रिस्क है, किस एसेट्स में कितना रिटर्न है, कितना पोर्शन मुझे किस एसेट्स में देना है, कितना पोर्शन मुझे किस एसेट्स में नहीं देना है। ये सारे डिसीजन आपको यहाँ पे लेने होंगे।
इसके बाद आता है तीसरा, फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। देखिए, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी जो है ना, हम थोड़ा अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक स्लाइड मैंने उसके लिए अलग बनाया है, और कि एसेट्स एलोकेट करने के लिए कैसे कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं तो नॉर्मली इसको दो ब्रॉड कैटेगरी में स्ट्रेटजी को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। दो, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे स्ट्रेटजी होते हैं, और भी स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूंगा इस स्लाइड के बाद, आज ही अगर टाइम मिल जाएगा तो करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अभी फिलहाल बता रहा हूँ कि ब्रॉड जो कैटेगरी है स्ट्रेटजी का वो दो है। एक हम बोलते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, और दूसरा है पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब यहाँ पे आपकी एक्टिविटी से ही है। जैसे मैं बोलूँ कि एक्टिव पोर्टफोलियो, तो एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी का मतलब आपने एक बार अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर दिया, टाइम टू टाइम आप उसको रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू मतलब कि उसको देख रहे हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको चेंज कर रहे हैं। आप फ्रिक्वेंटली अपने एनालिसिस को करके आप उसमें एसेट्स को चेंज कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, एक्स में लॉस हो रहा है तो एक्स को बेच दिए, वाई में प्रॉफिट दिख रहा है तो वाई को परचेस कर लिए। या आपने दिल लगा कि नहीं, अभी जिस टाइम पे मैंने अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया था उस टाइम पे ये ठीक था, लेकिन आज की डेट में ये मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो आप उस पोर्टफोलियो को चेंज कर दिया। यानी कि टाइम टू टाइम इतना आप एक्टिव हैं कि आप पूरे मार्केट में टाइम दे रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को जज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, उसको रीबैलेंस कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको बोला जाता है एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। ठीक है। उसी तरह आता है पैसिव पोर्टफोलियो। पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब वो उसको छोड़ दिए हैं, उसको भूल गए हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। जब एक सर्टेन पीरियड के बाद 2 साल 3 साल 5 साल बाद उनको लगता है कि नहीं अब देखना चाहिए मुझे, तो वो अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि हाँ मैंने उस टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट किया था, अभी कितना इन्वेस्टमेंट किया है। वो बीच के टाइम में टेंशन नहीं लेते हैं, बार बार वो एक्टिव नहीं रहते हैं, वो एनालिसिस नहीं करते हैं। एक सर्टेन पीरियड, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो अपना एनालिसिस करते हैं। तो वो इतना फ्रिक्वेंटली एक्टिव नहीं होते मार्केट में। उस तरह की स्ट्रेटेजी को हम लोग बोलते हैं पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। तो ये आपका एनालिसिस आप कब करते हैं, कब चेंजेस करते हैं, उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी एंड पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। ये इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करेगा कि वो किस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। अगर मान लीजिए कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, उसको बहुत नॉलेज है, वो काफी एक्टिव रहता है, तो जाहिर सी बात है वो एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि इसको सेकेंडरी समझता है, मेन काम इसको नहीं समझता, वो किसी और दूसरे बिजनेस में इंगेज है, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट मार्केट में किया है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इसको फॉलो करे, इसको देखें, तो वो किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, वो पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। तो ये दो मेन कैटेगरी के स्ट्रेटजी हैं। थर्ड स्टेप में होता है स्ट्रेटजी डिसाइड। चौथा है पोर्टफोलियो एजुकेशन। इसमें क्या होगा कि अगर आपने कोई पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट करने का मतलब आपने यहाँ पे जो एसेट्स सेलेक्ट किया है कि इस एसेट्स में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एसेट सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लिया कि किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मुझे करना है। तो यहाँ पे फाइनल आपको क्या करना है, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना है आपको, यानी कि एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब यहाँ पे जब आप एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, ये इसके पहले ये के सारे स्टेप जो थे वो आपके इन्वेस्टमेंट के पहले के स्टेप्स थे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। तो केवल इन्वेस्टमेंट तक ही ये प्रोसेस नहीं है, या इन्वेस्टमेंट तक ही ये मैनेजमेंट की बात नहीं करता है। ये इन्वेस्टमेंट के बाद का भी मैनेजमेंट या उसके बाद के क्या स्टेप्स होंगे उसको भी इंक्लूड करेगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया, जो एसेट सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इसके बाद का क्या होगा, तो इसके बाद जो आता है वो आता है पोर्टफोलियो रिवीजन। ये हमारा इन्वेस्टमेंट के बाद का स्टेप है, पोर्टफोलियो रिवीजन। तो जाहिर सी बात है अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका रिवीजन आज तो नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ टाइम देंगे, यानी कि एक गैप होगा। इन्वेस्टमेंट जब आपने किया है उससे हो सकता है कि 3 महीने के बाद, हो सकता है 6 महीने के बाद, या हो सकता है बहुत आप एक्टिव स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है 1 महीने बाद ही आप अपने पोर्टफोलियो का रिवीजन करें। और रिवीजन का मतलब यहाँ पे क्या है,
कि आप अपने पोर्टफोलियो को इवेलुएट करें कि हमने जैसा सोचा था, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस है या नहीं है। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेप्स लेंगे। अब स्टेप्स क्या हो सकते हैं, तो आप देखिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हूँ कि क्या स्टेप लिए जा सकते हैं रिवीजन के ड्यूरेशन में। तो फर्स्ट लिखा हुआ है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अब रीबैलेंसिंग वर्ड से तो क्लियर है कि दोबारा बैलेंस करना, दोबारा बैलेंस करना, रीबैलेंसिंग। तो रीबैलेंसिंग के कई मेथड हैं, जैसे कि लिखा है बाय एंड होल्ड पॉलिसी और दूसरा लिखा है कंस्टेंट मिक्स पॉलिसी। अब इसमें क्या है, बाय एंड होल्ड पॉलिसी में क्या होता है, अब आप मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेकर इसको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में 50% इन्वेस्टमेंट जो था वो डेप्ट मार्केट में था। डेप्ट मार्केट का मतलब जहां से कि आपको फिक्स रेट से रिटर्न मिलता, और 50% अमाउंट जो था आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। किसी भी कंपनी में XYZ किसी भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो जब आपने ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया तो 50-50 का रेशियो था। तो बाय एंड होल्ड पॉलिसी कहता है कि इसमें अगर कुछ समय बाद आपके जो इन्वेस्टमेंट की वर्थ है अगर वो वैरी कर जाए, वो बढ़ जाए, जाहिर सी बात वो बढ़ेगा या घटेगा, ये भी हो सकता है, चेंज होगा। तो इसमें जो रेशियो हमने शुरू में डिसाइड किया था 50% 50%, अगर इसमें भी चेंजेस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसको बस बाय किए, होल्ड किए, उसकी रेशियो में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं बाय एंड होल्ड पॉलिसी। लेकिन वहीं पे एक दूसरा मेथड है, पॉलिसी जो है वो है कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। अब ये कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने जो अभी एग्जांपल दिया कि डेप्ट में आपने 50% इन्वेस्ट किया था और इक्विटी में आपने 50% का इन्वेस्टमेंट किया था। मान लेते हैं कि आप 3 मंथ्स के बाद आप रिवीजन कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट का, तो आपने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट का जो वर्थ था यानी कि टोटल वैल्यू जो था वो इंक्रीज हो गया था। फिर आप और डिटेल में उसको स्टडी किए तो पता चला कि जो आपने डेप्ट में इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू तो आज भी 50,000 है, लेकिन जो इक्विटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया था 50,000, उसकी वैल्यू बढ़ के 60,000 हो गई। तो टोटल वर्थ जो हो गया वो 50 प्लस 60 यानी कि 1,10,000 हो गया, जबकि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया था वो 1 लाख था। आज उसकी वैल्यू हो गई 1,10,000। क्यों हो गई? क्योंकि आपने डिटेल स्टडी किया तो पता चला कि जो इक्विटी का 50% था यानी 50,000, उसकी वैल्यू बढ़ के 60,000 हो गई थी। अब यहाँ पे ये कहता है कि आप सोचिए कि पहले जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो वो 50-50 के रेशियो में था, यानी कि 50% डेब्ट में और 50% इक्विटी में। लेकिन अब क्या कंडीशन है, अब कंडीशन चेंज हो गया। अब जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:6 का, जबकि पहले ये रेशियो कितना था, 5:5 का। तो 5:6 यानी कि 5:6 का मतलब कि 5 रुपए जो है वो आपका डेट में और 6 रुपए जो है वो इक्विटी में। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। जो कि स्टार्टिंग में हमने फिक्स किया था 50% 50%, कांस्टेंट पॉलिसी कहता है कि आज भी वही रेशियो होना चाहिए। तो उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है कि आपके पास जो 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो 1,10,000 रुपए हो गई है। तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि 50-50 पे लाने के लिए 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ था आप उसको बेच दीजिए, सेल कर दीजिए। तो अगेन आप 50-50 पे आ जाएंगे। पहला ऑप्शन आपके पास। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप उस 10,000 रुपए शेयर जो थे उसमें से 10,000 रुपए का शेयर ना बेच के कुछ ही अमाउंट का शेयर बेचिए, और वो कितना, 5,000 का शेयर बेचिए, और उसी 5,000 जब वो कैश में कन्वर्ट हो जाए तो उससे डिवेंचर्स परचेज कर लीजिए। तो डिवेंचर्स परचेज कर लेंगे तो अगेन वो 50-50 के रेशियो में आ जाएगा। तो कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी आपको यही कहता है कि जो रेशियो हमने शुरू में डिजाइन किया था, जो हमारा बेस था, वही हमारा लास्ट तक भी होना चाहिए। अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है तो हमें उसको रीबैलेंस करना है। रीबैलेंस करने का तरीका है कि या तो आप एक्सेस अमाउंट बेच के निकल आइए, या हो सकता है कि एक्सेस अमाउंट को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तब भी ये रीबैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये रीबैलेंसिंग का तरीका है। फिर रिवीजन में दूसरा है पोर्टफोलियो अपग्रेडिंग। अब पोर्टफोलियो अपग्रेडिंग का मतलब यहाँ पे रीबैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या था कि आपको
50-50 जो था वो करना था एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब इसमें अपग्रेडिंग में कहता है कि अगर कोई शेयर्स ओवर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए उसका। और ओवर प्राइस ये कैसे हो जाता है, जब उसका मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसका प्राइस होना चाहिए एज पर फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है, या सिंपल वर्ड में समझिए, ओवर प्राइस हम उसको बोलते हैं कि अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए होना चाहिए था आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, एक्सपर्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, लेकिन मार्केट में 110 रुपए चल रहा है, तो वो इसका सीधा सा मतलब कि वो ओवर प्राइस्ड है। तो ओवर प्राइस जो शेयर्स है, अपग्रेडिंग का मतलब ये कहता है कि आप उसको सेल कर दीजिए। अपग्रेडिंग में आपको सजेस्ट करता है कि जो ओवर प्राइस्ड शेयर्स हैं, जरूरत से ज्यादा उनका प्राइस है, आप उनको सेल करके अपने पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए। और साथ ही जो अंडर प्राइस शेयर्स है, अंडर प्राइस का मतलब ये हो गया कि कंपनी का शेयर्स का प्राइस जो था वो 100 रुपीज होना चाहिए था एज पर एक्सपर्ट एनालिसिस, एज पर फंडामेंटल एनालिसिस। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के, लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस मेथड के अकॉर्डिंग उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए होना चाहिए था, यानी फेयर वैल्यू होना चाहिए था। लेकिन आज की डेट में उसका प्राइस जो है वो 90 रुपीज है, 90 रुपए, यानी कि 100 रुपए होना चाहिए था, अभी 90 रुपीज है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि कम रेट में आप उसको परचेस करें और अपने पोर्टफोलियो में इसको इंक्लूड कर ले। तो ये सारे एक्टिविटीज जो होते हैं वो पोर्टफोलियो रिवीजन की कैटेगरी में आते हैं। रिवीजन यानी कि आप रिबैलेंसिंग कर सकते हैं। रिबैलेंस करने का मतलब आपका जो रेशियो मेंटेन था उस रेशियो के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट जो है वो सेल करके दूसरे एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उस एसेट से सेल करके फर्स्ट वाले में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपग्रेडिंग का मतलब हुआ कि पहले से कुछ आपके पास शेयर्स थे और ये लग रहा था कि ये शेयर्स अब ओवर प्राइस्ड हो गए। ओवर प्राइस का मतलब कि फेयर प्राइस से ज्यादा इनका प्राइस हो गया है, तो आप उनको सेल करके अपने पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए। दूसरे इसके उल्टे अगर ये मैं बोलूं कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स है जो कि अंडर प्राइस्ड हो गए, सॉरी, आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स नहीं है लेकिन मार्केट में वो अंडर प्राइस्ड है, जितना प्राइस होना चाहिए था उससे कम है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको मार्केट से परचेस करके अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर ले, अपने पोर्टफोलियो में डाल लें। तो ये जो एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी हम लोग जो करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कुछ जो है वो पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो रिवीजन वाला स्टेप है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पे फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर आप एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी फॉलो करें, मतलब कि आप एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, तो हो सकता है कि आप रिवीजन जो है अपने पोर्टफोलियो का वो आप मंथली बेसिस पे कर रहे हो, या बहुत होगा तो वीकली बेसिस पे भी कर रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर जो है वो पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका पोर्टफोलियो रिवीजन वाला स्टेप जो है वो इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद आए, या हो सकता है इन्वेस्टमेंट के 2 साल बाद आए। उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी रिवीजन की वो कम होगी। ये डिपेंड करता है, ये वाला स्टेप, पोर्टफोलियो रिवीजन वाला स्टेप जो है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। एक्टिव अगर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पैसिव अगर पॉलिसीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। उसी तरह आता है हमारा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जो है ये हमने जो एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मेच्योरिटी के आसपास वो इसको कैसा रिजल्ट दे रहा है, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट है, उन्होंने अपना फॉर्मूला सजेस्ट किया है और उस फॉर्मूले को यूज करके हम उससे एक्चुअल को कंपेयर करते हैं और फिर बताते हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है या नहीं है। तो उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर सकते हैं, पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। उस चैप्टर पे हम लोग जाके डिस्कस करेंगे, और इसके लिए भी पोर्टफोलियो रिवीजन के लिए भी एक सेपरेट चैप्टर है, तो अभी हम लोग वहां चैप्टर पे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे ओवरव्यू मैंने दिया है। पोर्टफोलियो इवेल्युएशन के केस में भी अलग से चैप्टर दिया गया है, हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ।
कि कौन कौन से बेसिस होंगे जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि हमने जैसा सोचा था परफॉर्मेंस का रिटर्न उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो दो पैरामीटर तो रिटर्न और रिस्क के बेसिस पे, जैसे कि रेट ऑफ रिटर्न। अगर मान लीजिए कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते समय आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि आफ्टर 1 ईयर मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न जो है वो 15% होगा, लेकिन 1 साल बाद आप उसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल में ये 15% है या नहीं है। तो आपने उसका एक्चुअल रिजल्ट कैलकुलेट किया, क्योंकि जब आपने इन्वेस्ट किया था वो एक्सपेक्टेड था। एक्चुअल आपने जब कैलकुलेट किया और आपने उसको कंपेयर किया, पता चला कि इसका जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो 10%, यानी कि अंडर परफॉर्मेंस है, आपने जैसा सोचा था ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो था वो 20% आ गया, इसका मतलब ये ओवर परफॉर्मेंस है, आपने जैसा सोचा था उससे ज्यादा रिजल्ट इसका अच्छा है। उसी तरह रिस्क के बेसिस पे हम कर सकते हैं। आपने जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया था तो हो सकता था आपने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि इस पोर्टफोलियो में 5% का रिस्क इन्वॉल्व होगा, यानी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 5% से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा। लेकिन लास्ट में आपने रिस्क कैलकुलेट किया और पता चला कि जो एक्चुअल रिस्क इसमें इन्वॉल्व था वो 8%। तो 8% था, इसका मतलब कि आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, ये आपके फेवर में नहीं हुआ था। 5% आपने सोचा था, लेकिन इसमें एक्चुअल में 8% का रिस्क इन्वॉल्व था। तो रिस्क जितना कम होगा वो आपके फेवर में होगा, रिस्क जितना ज्यादा होगा वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो दो पैरामीटर तो ये हो गए जिसके बेसिस में हम अपने पोर्टफोलियो को इवेलुएट करते हैं। इसके अलावा मैंने बोला कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपना फॉर्मूला सजेस्ट किया है और जिसके बेसिस पे हम उसका रिटर्न ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये रिटर्न जो होगा वो इन मेथड्स के, जो एक्सपर्ट है उनके मेथड्स के अकॉर्डिंग होगा, और फिर मैं अपने एक्चुअल रिटर्न को कैलकुलेट करूंगा और फिर कंपेयर करूंगा और फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि इसका परफॉर्मेंस जो है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसमें 3 एक्सपर्ट जो है उनके सजेस्टेड हम मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग जब इस चैप्टर में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन से हैं। ट्रेनर मेजर्स हैं, शार्पे मेजर है और जेनसेन मेजर है। ट्रेनर, शार्पे और जेनसन, इन्होंने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए फॉर्मूला सजेस्ट किया कि इसके अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न होना चाहिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड होगा। अब एक्चुअल आप कैलकुलेट करोगे, एक्चुअल कैलकुलेट करने का तरीका जो होगा पोर्टफोलियो का, जैसे मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर में बताया था कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है, उस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न। एक्चुअल में वो एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन हम लोग एक्चुअल भी कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज निकालने के लिए, लेकिन जब हम एक्चुअल की बात करते हैं तो n से डिवाइड करते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे और ये जो 3 मेथड सजेस्ट किए गए हैं, 3 मेजर्स जो सजेस्ट किए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिटर्न आता है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा एक्चुअल पोर्टफोलियो का रिटर्न इन तीनों में से किसी एक को, अगर हम मान लीजिए शार्पे को कंसीडर करें, शार्पे के सजेस्टेड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड रिटर्न आएगा उससे ज्यादा है, इसका मतलब कि हमारे परफॉर्मेंस, जो हमारा पोर्टफोलियो था उसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। लेकिन जस्ट उल्टा, अगर मान लीजिए कि हमारा एक्चुअल पोर्टफोलियो का रिटर्न शार्पे के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो रिटर्न से कम है, इसका मतलब कि हमारा जो पोर्टफोलियो था उसका वो अंडर परफॉर्मर है, उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो ये स्टेप थे। नीचे गाइडलाइन है कि कैसे आपको करना चाहिए, उस पॉइंट को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे हमें अपना पोर्टफोलियो जो है बनाते समय कौन कौन चीजों को कंसीडर करना चाहिए, एक एक लाइन में है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये सारे स्टेप्स थे जो इसको हमें फॉलो करना चाहिए पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते समय। तो ये छोटा सा पॉइंट था, थ्योरेटिकल टॉपिक था, पूरा थ्योरी था, उतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं था जितना हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे स्टेप्स। राकेश जी हैं क्या? यस सर। हाँ, तो ये स्टेप्स में कोई डाउट? नहीं सर। हेलो, कोई हेलो। डाउट नहीं है? हाँ, नहीं नहीं सर। अच्छा। तो अभी राजकुमार सर ज्वाइन कर लिए हैं, नेक्स्ट क्लास वो ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास, मेरा नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसेट्स एलोकेशन।
तो स्वाध्याय पोर्टल पे मैंने उसका जो पीपीटी है अपलोड कर लिया है, आप लोग एक बार डाउनलोड करके डिस्कस उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। गौतम सर, हेलो। विशाल सर, हेलो। गौतम सर, हाँ हेलो। हाँ विशाल सर, या हाँ गौतम सर, हाँ ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ। राजकुमार सर